here I today what I have for you. Today I will talk on what today I will talk about. You can say classification of the ages. Classification of the ages को लेकर के मैं बात करूंगा. उसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड को शेयर करके थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूँ कि जो पर्पस है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस है. कौन कौन से छोटे छोटे एजेस रहे हैं, उनकी क्या डेट रही है और उसमें क्या क्या समझने की जरूरत है. So let me share the whiteboard here, and here you find what I will discuss. I will discuss with you classification of the ages. I will discuss with you classification of the ages. CLASSIFICATION, classification of the ages. इसका मकसद केवल आपको रिकॉल कराना है कि कौन कौन से एज रहे हैं और कहाँ तक आप उसे जानते हैं. मैं डेट लिखता चलूंगा, आप में से आप लोग बताते चलिएगा. एक तरह से आप कहिए ओरल टेस्ट है या एक तरह से उसे रिकॉल कराने की जरूरत है. तो जो सबसे पहला पीरियड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आता है उसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं. ANGLO, एंग्लो सैक्सन पीरियड. PERIOD. आप में से जो लोग भी जानते हो मुझे बताए कि इसकी डेट क्या है. एंग्लो सैक्सन जो पीरियड. 4502 1066. या दैट्स गुड. 450 या 450 4 to 1066. 450 से 1066. सो यू कम टू नो कि जो सबसे पहला एज है उस एज को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं. और एंग्लो सैक्सन पीरियड 450 से लेकर के 1066 है. और एंग्लो और सैक्सन जो है वो दोनों कौन से थे, वो दोनों एक ट्राइब थे, ट्राइब्स थी. और उन दोनों ट्राइब्स ने मिलकर के जो भी कंट्रीब्यूशन उनका था या जो भी उस समय लिटरेचर में हुआ वो उससे रिलेटेड है, एंग्लो सैक्सन पीरियड. एंड हियर यू फाइंड कि ये जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है, इस एंग्लो सैक्सन पीरियड में क्या चीज हमें या आपको समझना चाहिए. इस पीरियड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है बियोल्फ. BEOWULF. Beowulf, the first English epic. The first English epic. इंग्लिश का जो पहला एपिक है वो इसी एज में आया हुआ है. तो बियोल्फ द फर्स्ट इंग्लिश एपिक आया है इसी एज में. और हमें पता है कि ये प्राइमरी एपिक का एग्जाम्पल है. जो बियोल्फ है वो किसका एग्जाम्पल है? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एपिक. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एपिक of primary epic. It's an example of primary epic. ये प्राइमरी एपिक का एग्जाम्पल है. इसी समय एक लीडिंग पोएट थे साइन वुल्फ. कुछ और भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन रिगार्डिंग टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, या आप कह सकते हैं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो इससे ज्यादा कुछ उसमें पॉइंट नहीं है जिस पर मैं कहूँ कि हाँ हमें कुछ करना है. तो नेक्स्ट है साइन वुल्फ. WOULF. साइन वुल्फ, अ लीडिंग पोएट. अ लीडिंग पोएट. तो दो चीजें आपको देखने को मिली है.
एक चीज आपको एंग्लो सैक्सन पीरियड जो कि 450 से 1066 तक है, इसमें कितने लोग ऐसे हैं, क्या सॉरी क्या क्या हमें पढ़ना है, जिसमें जो है एक पॉइंट आता है बियोल्फ जो पहला प्राइमरी इंग्लिश एपिक था, और साइन वुल्फ उस समय के एक पोएट थे। तो साइन वुल्फ का मतलब नहीं उन्होंने बियोल्फ सर लिखा, स्लाइड थोड़ा, नहीं। सर एक स्लाइड बैक कर दीजिए प्लीज। वो जो साइन वुल्फ है वो कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने बियोल्फ को लिखा। बियोल्फ जो था ये एक आप कह सकते हैं कि टीम वर्क था, कलेक्टिव एफर्ट था, और उसके आथर को किसी एक आदमी को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है कि दिस इज द पार्टिकुलर आथर, इस तरह से नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं और आगे की बात करूं, उसके बाद जो नेक्स्ट एज है, जो एक इम्पोर्टेंट एज है, उसको हम कहते हैं द मिडिल एजेस। द मिडिल, MIDDLE, जो द मिडिल एजेस है ये कवर करता है 1066 से लेकर 1450 तक। लेकिन द मिडिल एजेस में कई छोटे छोटे एज आए हुए थे 1066 से 1450, और इसका नाम द मिडिल एजेस है। ये चीज ध्यान में रखना, द मिडिल एज नहीं है, द मिडिल एजेस। क्यों द मिडिल एजेस? क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एज आए हुए थे। उनमें से एक एज का नाम है, द मिडिल एजेस का जो सबसे पहला पीरियड है, एंग्लो नॉर्मन, NORMAN, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। उसमें से एक एज है जिसका क्या नाम है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। दिस इज एन, नॉट एम। ये चीज ध्यान में रखना है कि हमने जो लिखा है ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको कह सकते हैं कि एन मैंने लिखने की कोशिश की है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड। कैन यू टेल मी कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड का डेट क्या रहा है? 1066 to 1340. 1350। Okay, sir. 1066 से 1350, 1066 से 1350। ये जो इनका पीरियड था 1066 से 1350, इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। इसमें जो पढ़ने वाली चीज हमारे लिए है, थोड़ा सा हमें देखते हैं कि ड्रामा का डेवलपमेंट होता है, इंग्लिश ड्रामा का, और इंग्लिश ड्रामा का डेवलपमेंट एक दूसरी शक्ल में आता है जिसमें रोल ऑफ चर्च है। जो चर्च के आप कह सकते हैं कि मेंबर्स थे, वे उसको जो है चर्च के कैंपस में ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस और गुड फ्राइडे को वे जीसस क्रिस्ट का रोल प्ले करते थे। तो ड्रामा की जो पहली शक्ल आती है इंग्लिश ड्रामा की, वो धर्म से जुड़ी हुई थी, चर्च से जुड़ा हुआ था। चर्च के मेंबर्स एक्टर और एक्ट्रेस होते थे, चर्च की बाउंड्री में उसको प्ले किया जाता था, और टू ओकेजन्स पर होता था। वो टू ओकेजन जो था गुड फ्राइडे और क्रिसमस पर होता था। तो जो ड्रामा के रूप आए, जहाँ पे टीजीटी से भी क्वेश्चन आया है, पीजीटी में भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन है तीन ही पॉइंट, 4 पॉइंट। उनमें से एक है आपका मिरेकल प्ले, MIRACLE, मिरेकल प्ले। दूसरा है आपका मिस्ट्री प्ले, मिस्ट्री प्ले। तीसरा है मोरालिटी प्ले, और चौथा है इंटरल्यूड। एंड द फोर्थ इज इंटरल्यूड। ये चार चीजें हमें इस एज में पढ़ने की जरूरत है, एंग्लो सैक्सन से एंग्लो नॉर्मन के बीच में, और जिसमें नॉर्मन वार है और सैक्सन का जाना,
नॉर्मन का आना, ये सब चीजें भी वहां पे रहा। लेकिन लिटरेचर की दृष्टि से ये 4 चीजें रही है। खासकर इंटरल्यूड तो कई बार पूछा जा चुका है कि ये जो लैटिन ये वर्ड है लैटिन, जिसका मतलब होता है बिटवीन द प्ले, कॉमिक रिलीफ के सेंस में आया है। तो द मिडिल एजेस का पहला जो पीरियड है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, उसमें आपको मैंने बताया कि चर्च का रोल, कोर्ट का रोल, चर्च और कोर्ट के बीच के लड़ाई झगड़े, उसी समय इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत होती है। वो एक धार्मिक शक्ल लिए था, धार्मिक शक्ल अख्तियार किए हुए है, लेकिन फिर भी यू फाइंड कि एक कंट्रीब्यूशन स्पेशली चर्च में, चर्च के कैंपस में रिलीजन पर आधारित उन सब चीजों का। नाउ यू फाइंड कि एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, देन यू फाइंड एक दूसरा पॉइंट है, दूसरा एज है जिसे हम क्या कहते हैं, एज ऑफ चौसर, जिसे हम कहते हैं एज ऑफ चाउसर, CHAUCER। जो एज ऑफ चाउसर है, यू फाइंड कि ये, इसका डेट क्या है? 1350 1400। सर 1350 से सर 1400। 1340 से 1400 है ना? सर किसका? 1340 एक्चुअली 64 तो उनका जन्म हुआ था 43, 1343 और 1342। तो अगर हम लोग 1340 अगर बोले तो रॉन्ग होगा क्या? नहीं, रॉन्ग इस शक्ल में होता है, रॉन्ग की यहाँ पे बात नहीं है कि वो 1340, इवन इन सम बुक्स यू फाइंड कि उस चीज को 1340 से जोड़ा जाता है कुछ किताबों में। लेकिन है क्या कि जब आप एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बात करते हैं और चौसर के टाइम की बात करते हैं, तो चौसर के समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है जो कि अगर आप देखेंगे, जैसे कि 1340 में चौसर का जन्म हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जन्म के साथ ही चौसर का पूरा काम शुरू हो जाता है। किसी भी एज का डिवीजन जब आथर पे किया जाता है तो स्पेशली उसका तब होता है जब वो एक लिटरेरी राइटर के रूप में इस्टेब्लिश होते हैं। किसी भी राइटर के जन्म के साथ उसके एज का नामकरण नहीं किया जाता, बल्कि उसके काम के आधार पर होता है। तो हमेशा ही समझना, अगर हम ये पॉइंट देते हैं कि चौसठ जो है 1340 में पैदा हुए हैं, इस वजह से हम इसको जो है कह सकते हैं कि 1340 से, तो ये एक पॉइंट हो सकता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें ऑथेंटिसिटी उतना ज्यादा नहीं है जितना कि उस समय की और घटनाओं को लेकर के था, जितना कि उस समय की। जैसे अगर आप देखेंगे, उस समय पीजेंट रिवोल्ट हुआ, उस समय ब्लैक डेथ का आना हुआ, उस समय जो है द मिडिल एजेस में और चीजें हुई है। और जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, उस एंग्लो नॉर्मन पीरियड को हम लोग जब भी लेके चलते हैं तो ये होता है कि 1066 से अगर 1350 ईस्वी तक का जा रहा है, तो उस 1350 के जाने के पीछे यही होता है कि लिटरेचर में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन आप देखने को मिलेगा, वो कब देखने को मिलता है, 1350 से ही देखने को मिलता है। उसके टाइम में पूरा लिटरेचर इंग्लिश का वो उसी पैटर्न पे चल रहा था जिस पैटर्न पे मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरलिटी प्ले, इंटरल्यूड था। 1350 के बाद जो है लिटरेचर में रिलीजियस स्पिरिट के साथ साथ जो है सेकुलर स्पिरिट भी देखने को मिलती है। वो घटना जब आती है तो 50 के बाद ही शुरू होती है। तो 64 के एज को हमें नहीं डिनाई कर रहे कि 1340 नहीं, क्योंकि जो एक कुछ एजेस है उनका आप एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं निकाल सकते। कारण है कि वो उस समय साइंटिफिकली, लॉजिकली एकदम से ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वो वही चीजें थी। या तो कोई एक ऐसा इतिहास में कोई, जैसे होता है कि बादशाह के नाम पर किया जाता है, किसी बैटल के नाम पर एज का नामकरण किया जाता है, या किसी और के नाम पर। लेकिन जब कोई चीज पर्सन के नाम पर होती है तो उसमें फ्लक्चुएशन होता है। जैसे अगर अगर इफ यू टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री, तो गांधी युग की जब बात होगी तो गांधी युग का मतलब ये नहीं कि जब से गांधी जी का जन्म हुआ, 1869 से गांधी युग नहीं होता है। गांधी युग 1919 से होता है, जब असहयोग आंदोलन और तमाम चीजें शुरू होती है। तो इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी युग का वहीं पे होगा। नेहरू युग का शुरुआत का मतलब जब से नेहरू जी पैदा हुए तब से नहीं मान लिया जाएगा। इस पैटर्न को हमें समझना है कि जब भी पर्सन के नाम पर आप बात करते हैं तो पर्सन के नाम पर उनके जन्म के साथ वो चीजें नहीं होती है, बल्कि उनका जब से एक प्रभाव जो है समाज पर, माशरे पर देखने को मिलता है, तब से वो युग माना जाता है।
तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ रहे हो। ओके सर, थैंक यू। ये एक पॉइंट होता है जो हमेशा ध्यान में हमें रखना चाहिए। तो जब आप एज आप चौसर की बात करते हैं तो 1350 से लेके 1400 ईस्वी तक होता है। अब ये भी हो सकता है कि 1400 क्यों रखा गया, क्योंकि चौसर का जो डेथ है वो ठीक है 1400 तक रहा, लेकिन चौसर का डेथ ही नहीं बल्कि चौसर का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है चौसर का इम्पैक्ट ऐसा कोई चीज लिटरेचर में नहीं आता है। अब सवाल ये उठता है कि इस एज में हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। चौसर के जो लिटरेरी वर्क्स है, कैंटरबरी टेल्स है, उसको हमें समझने की जरूरत है। चौसरियन स्टैंजा को पढ़ने की जरूरत है। हीरोइक कपलेट चौसर ने इंट्रोड्यूस किया उसको जानने की जरूरत है। मिडलैंड डायलेक्ट को जानने की जरूरत है। तो एक तो चौसर्स कैंटरबरी टेल्स पढ़ने की जरूरत है। ये एट अ ग्लांस में आप ये समझिए कि आप पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एट अ ग्लांस में कवर कर ले। दूसरा चीज चौसरियन स्टैंजा, जो कि क्या था, 7 लाइन्स स्टैंजा था। तीसरा हीरोइक कपलेट, चौसर का जो कंट्रीब्यूशन था हीरोइक कपलेट को लेकर के। हीरोइक कपलेट तो चौसस कैंटरबरी टेल्स, चौसरियन स्टैंजा एंड हीरोइक कपलेट यू फाइंड। और भी ट्रांजिटरी पीरियड जब आप स्टडी करेंगे तो आपको एक ट्रांजिटरी पीरियड नजर आएगा, जहां पर आप ये देखेंगे कि कुछ न कुछ और भी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। और वो परिवर्तन किस रूप में देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है कि रिनेशा अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन चौसर के वर्क में रिनेशा के बीज नजर आते हैं। इसीलिए चौसर के पीरियड को ट्रांजिटरी पीरियड कहा जाता है। ट्रांजिटरी का मतलब होता है परिवर्तनकारी, की परिवर्तन की दिशा में ये चीज चल रही है। तो वो भी एक पॉइंट है जो हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है चौसरियन स्टैंजा के अलावा जो नेक्स्ट एज है, अगर हम नेक्स्ट एज की बात करेंगे तो दैट इज द डार्क मिडिल एज। डार्क मिडिल एज, ये जो डार्क मिडिल एज रहा है, इसमें जो पीरियड रखा जाता है 1400 से 1450, इसे डार्क मिडिल एज इसलिए कहा जाता है कि इस एज में लिटरेचर को लेके कोई बड़ा काम नहीं हुआ। लिटरेरी ग्राउंड वाज नॉट प्लफ्ड, लिटरेरी गार्डन वाज नॉट इरिगेटेड, यू कैन से कि लिटरेरी लैंड वाज अनफर्टाइल अनप्रोडक्टिव। तो बहुत ज्यादा इस पर काम नहीं हुआ था, इसीलिए इसको क्या का नाम दिया गया, डार्क मिडिल एज नाम दिया गया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण एज आता है और उस एज का नाम है एज ऑफ रिवाइवल। एज ऑफ रिवाइवल, REVIVAL। इस चीज को जो है 1450 से 1550 तक का आप ले सकते हैं। जो एज ऑफ रिवाइवल है एक नया एज है, और ये 1450 से 1550 तक लिया जा रहा है। 100 साल तक लगातार रिवाइवल का काम होता है। पूरे यूरोप में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जब भी आप एज ऑफ रिवाइवल की बात करते हैं तो यूरोप के हिसाब से आपको बात करनी है, केवल ब्रिटिश लिटरेचर के हिसाब से नहीं बात करनी है। और इसमें जो रिवाइवल होता है, अगर आपने देखा होगा, एक नाम है दांते का, दांतेस डिवाइन कॉमेडी, जो एक वर्क है, मतलब हमें पता होना चाहिए डिवाइन कॉमेडी इन्फर्नो। और भी उनका था, लेकिन इसका अक्सर करके कि डिवाइन कॉमेडी किसका वर्क है और इन्फर्नो। दूसरा अगर आपको पता होगा एक और नाम है पेट्रार्च। पेट्रार्च फादर ऑफ सोनेट।
जो सब एज ऑफ रिवाइवल में हमें देखने को मिलता है। पेट्रार्च के अलावा और भी लोग आए थे, जैसे विलियम कैक्सटन थे। उनका जब आप पढ़ेंगे तो सब चीजें डिटेल में आएगी, उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। विलियम कैक्सटन है, थॉमस मैलोरी है, और भी इस तरह के लोग हैं जिनको अगर और एक और ग्रुप की बात करें तो जो जानने की जरूरत है, यूनिवर्सिटी विट्स की। एक बड़ा नाम है, आप कह सकते हैं कि इसी एज में जो हमें पढ़ने की जरूरत है, गार्बोडक, पहला इंग्लिश ट्रेजिडी, गार्बोडक फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी, GORBODUC, गार्बोडक। नेक्स्ट, राल्फ राइस्टर डाइस्टर, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, गार्बोडक, राल्फ राइस्टर डाइस्टर, यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स के अलावा आपको मैंने बताया कि दांते का डिवाइन कॉमेडी, इन्फर्नो, पेट्रार्च, विलियम कैक्सटन के अलावा थॉमस मैलोरीज, मार्टे डी आर्थर, इरेस्मस का प्रेज ऑफ फॉली, तमाम ऐसे वर्क्स हैं जो उसमें एक लंबी लिस्ट है। लेकिन फिर भी जब आप इंग्लैंड में एंट्री करते हैं तो कुछ नाम ऐसे हैं जैसे सर थॉमस यॉर्ट, जिन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था, सर थॉमस यॉर्ट, इनके बारे में। नेक्स्ट, हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे, हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरी, इनके बारे में। इस सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और भी कुछ ऐसे राइटर्स आएंगे। तो अगर हम बात करें, या जैसे अभी हम लोग ये कह रहे थे कि थॉमस मैलोरी के बारे में, या मैंने बात की इरेस्मस के बारे में, ये सब सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं कि स्पेशली सिलेबस में दिया जाएगा। सिलेबस में जो मूवमेंट दिया जाएगा केवल रिलेशन नाम से दिया जाएगा। तो रिलेशन में जितनी भी बदलाव हुए हैं, वो सारी चीजें, चाहे तुर्क का अटैक हो, जितनी भी चीजें हुई है, उन सबका जिक्र किया जाता है। नाउ वी फाइंड द नेक्स्ट पॉइंट, and that is Elizabethan age. एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, काफी इंपॉर्टेंट है एलिजाबेथन एज 1558 से 1603। नेक्स्ट, अभी बताने की जरूरत नहीं एलिजाबेथन एज में क्या पढ़ना है। एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर को लेके बात करनी है, फ्रांसिस बेकन को लेकर के बात करनी है, और आपको एडवर्ड स्पेंसर को लेकर के बात करना है। उसके अलावा आप कह सकते हैं सर फिलिप सिडनी। तो ये चीजें हैं जो हमें खुद ही नॉक करना है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते हैं। विलियम शेक्सपियर पे हमें बात करनी है एलिजाबेथन एज में। इसके अलावा हमें बात करनी है बेकन पर, BACON पर। नेक्स्ट, एडमंड स्पेंसर पर।
नेक्स्ट सर फिलिप सिडनी पर। सर फिलिप सिडनी पर। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट एज है दैट इज आप कह सकते हैं कि जैकोबियन एज, JACOBEN, जैकोबियन एज 1603 से 1625। जेम्स फर्स्ट आते हैं और जैकोबियन एज में जो हमें बात करनी है मेटाफिजिकल पोइट्री पर, मेटाफिजिकल पोइट्री। नेक्स्ट मेटाफिजिकल पोइट्री के अलावा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, अगर हम मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करते हैं तो जॉन डन, और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का मतलब कि बेन जॉनसन। नेक्स्ट कैरोलिन एज, CAROLINE, कैरोलिन एज 1625 से 1649। इस समय सिविल वॉर चल रहा था, लिटरेचर में कोई खास काम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी अगर हम बात कर सकते हैं तो किस पर बात करेंगे? जॉन मिल्टन पर यहाँ पे बात की जा सकती है, MILTON। जॉन मिल्टन के अलावा और भी अगर हम किसी पे बात कर सकते हैं तो कैवालियर पोएट्स, जॉन मिल्टन एंड कैवालियर पोएट्स, CAVALIER। उसके बाद नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पीरियड, COMMON, कॉमनवेल्थ, WEALTH, कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660। इसमें भी हमें जो बात करनी है केवल जॉन मिल्टन को लेकर, उनका एपिक है जॉन बनियान। दो राइटर जॉन मिल्टन और जॉन बनियान कॉमनवेल्थ पीरियड में जो हमें बात करनी है उनको लेकर के बात करनी है, जॉन मिल्टन एंड जॉन बनियान। JM जॉन मिल्टन, फिर J जॉन, B से बनियान। एक प्रोज राइटर है और एक जो है आपके पोइट्री के। नेक्स्ट जो एज है उसे हम अगर नाम देते हैं तो दैट इज द रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक। इस पे हमें जो बात करनी है हीरोइक ट्रेजिडी, हीरोइक ट्रेजिडी या रेस्टोरेशन कॉमेडी, उसी को रेस्टोरेशन कॉमेडी, क्योंकि उस एज में आई थी इस वजह से उसको रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहा जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखिएगा कि हीरोइक ट्रेजिडी है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है, या जो है रेस्टोरेशन हीरोइक ट्रेजिडी को रेस्टोरेशन ट्रेजिडी भी कहा जाता है, रेस्टोरेशन कॉमेडी को आप कह सकते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर भी कहा जाता है। और एक बड़ा नाम है जॉन ड्राइडन का एज अ पोएट, TRYDEN। नेक्स्ट है ऑगस्टन एज, AUGUSTAN। ऑगस्टन एज डेट है 1700 से 1745। सत्रह सौ से 1745। इसमें भी जब हम बात करते हैं ऑगस्टन एज को लेकर के तो एक तो जो पढ़ना है पोप को, अलेक्जेंडर पोप,
दूसरा मॉक एपिक, पीरियडिकल ऐसे, सेंटिमेंटल कॉमेडी, सेंटिमेंट एंटी सेंटिमेंटल, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, इसे कॉमेडी। नेक्स्ट पीरियडिकल ऐसे मैंने बता ही दिया आपको, सेंटिमेंटल, एंटी सेंटिमेंटल और अलेक्जेंडर पोप है ही ये प्री रोमांटिक पोएट्स, रोमांटिक पोएट्स। नेक्स्ट एज है एज ऑफ इनलाइटमेंट, ENLIGHTMENT और एज ऑफ enlightenment or age of sensibility, इसी को एज ऑफ एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहा जाता है। इसकी जो डेट है 1745 से 1785। इसमें हमें जो पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द नॉवेल, origin of the novel, four wheels of the novel, wheels of the novel, खुद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण एज है आपका रोमांटिक एज, सत्रह सौ 98 से 1837। इसमें कई इंपॉर्टेंट चीजें आई है रोमांटिक एज में। आप कह सकते हैं कि लेक पोएट्स, यंग रोमांटिक एंड ओल्ड रोमांटिक पोएट्स, यंग रोमांटिक एंड ओल्ड रोमांटिक पोएट्स, रोमांटिक पोएट्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट रूसो। बाकी ये बताने की जरूरत नहीं है कि वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, जॉन कीट्स है, पीबी शेली है, प्रोज में चार्ल्स लैम्ब है, थॉमस टी क्विंसी है। ये सब तमाम ग्रेट हस्तियां रही है। हिस्टोरिकल नॉवेल का आना था, उसके पहले भी जो नॉवेल की हम लोग बात किए थे, पिकरेस्क नॉवेल था। इस एज में नहीं, पहले के एज में डोमेस्टिक नॉवेल आया था, जो कुछ इस एज में भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। गॉथिक नॉवेल का कॉन्सेप्ट था, हिस्टोरिकल नॉवेल। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है, लेकिन रोमांटिक एज में ये चीजें। अब पोएट्स का नाम नहीं लिखना, क्योंकि वो तो सब रटा रटा है सिलेबस में। रोमांटिक एज के तो सारे पोएट्स इधर टीजीटी और पीजीटी मिला करके सबको पढ़ना ही है। उसके बाद आपका है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज 1837 से 1901। इसमें पोएट्स के बारे में पता है ही है कि टेनिसन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, और आपके मैथ्यू आर्नोल्ड है। मैथ्यू आर्नोल्ड के अलावा और भी पोएट्स, टॉमस हार्डी भी जो नॉवेलिस्ट के रूप में भी है। लेकिन जो चीजें हैं, थोड़ा सा जो एक अलग चीज है वो है रीजनल नॉवेल,
रीजनल नॉवेल, हार्डी बड़ा नाम है। रियलिस्टिक नॉवेल, नॉवेल ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये सब चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। लास्ट स्लाइड है, हमें उसी लास्ट स्लाइड में काम चलाना पड़ेगा क्योंकि 25 के बाद कोई स्लाइड नहीं होती है। मॉडर्न एज 1901 से लेकर 1945। पोएट आपको इसमें पता है, टी.एस. एलियट है, W.B. येट्स है, G.M. हाफिज है, फिलिप लार्किन है, W.H. ऑडेन है। ये तो पोएट्स है जो हमें थोड़ा हिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे बात करेंगे। नॉवेलिस्ट के रूप में भी हमें पता है कि नॉवेलिस्ट में D.H. लॉरेंस है, जॉर्ज ऑरवेल तो सिलेबस में भी है। मैं नहीं कहता पीजीटी का, लेकिन जीआईसी का जिन्होंने दिया था उनको पता है जॉर्ज ऑरवेल सिलेबस में है, उनका एनिमल फॉर्म है। उसके अलावा आप देखेंगे अ पैसेज टू इंडिया के राइटर E.M. फॉस्टर है, इसी एज के नॉवलिस्ट। हेनरी जेम्स है, जेम्स जॉयस है, वर्जीनिया वुल्फ है। ये सब नाम मैं ऐसे ही गिरा दे रहा हूँ। ड्रामा में जीबी शाह है, जॉन गार्सवर्दी है, ग्रैनविल बार्कर है, डब्ल्यू पिड्रो है, और आप कह सकते हैं सैमुअल बेकेट है, हैरोल्ड पिंटर है, जेएम सीज है। ये सब ड्रामेटिस्ट है जो मॉडर्न एज के रहे हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि हाँ, मॉडर्न एज का नॉवेल, पोइट्री, क्रिटिसिज्म। लेकिन अलग क्या थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अलग आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम प्ले, पोएटिक प्ले, थिएटर ऑफ एब्जर्ड। वर्ल्ड वार, जो वर्ल्ड वार है वो कई शक्ल में देखा जाता है। पोइट्री बिटवीन टू वर्ल्ड वार, ट्रेंच पोइट्री, जॉर्जियन पोइट्री, एडवर्डियन पोइट्री, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। यहाँ पर भी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का मतलब ऑक्सफोर्ड पोएट्स आए थे, ग्रुप ऑफ पोएट्स आए। एपोकैलिप्टिक पोइट्री, कुछ मूवमेंट है जैसे सरियलिज्म, दादाइज्म जो अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। एब्सर्डिज्म मैंने पढ़ाया था, उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म का जिक्र किया गया था। इमेजिज्म है, सिंबोलिज्म है। तो मूवमेंट्स का भी एक अपना रोल रहा है। यहाँ पे शॉर्ट में मैं केवल मूवमेंट्स कर दे रहा हूँ। तो इतना सारा चीज है कि जो एट अ ग्लास में मैंने आज आपको एज, उसका डेट और ये बताया कि क्या क्या चीजें आपको इसमें कवर करना है। एनी हाउ मैं बस, चूंकि ये टच स्क्रीन है तो टच स्क्रीन करने से थोड़ा बहुत लिखा उठा है, लिख दिया गया है। और थोड़ा दिक्कत ये थी कि चीजें आसानी से लिखी नहीं जा रही थी। तो मैंने इसे आपको लिख, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी या किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप उसे जो है, इफ यू आर वेरी क्वेरी यू कैन आस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक या किसी भी एग्जाम्पल में किसी न किसी रूप में आएगा, डेट को लेकर या उसके अंदर की कोई चीज जो है। ये तो हम लोगों ने ऑन सरफेस पढ़ा हुआ है। इससे रिलेटेड सारे कंटेंट जो है जहाँ पे आप जुड़े हुए उस पे पढ़े हुए, वहां से भी आप देख सकते हैं या यूट्यूब पे सीधे जा करके देख सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेरी हो तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क, अदरवाइज आई हैव टू कंक्लूड। हेलो सर, या मैं ये पूछ रहा था सर, जो आज एट ए ग्लांस में जो पढ़ाया गया है, इसके अलावा भी कुछ डिटेल स्टडी इससे रिलेटेड होगी क्या सर? हाँ, वो तो जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाएंगे तब तो डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है सर, मेरे पास कुछ ही है ना, एलटी में पढ़ रहा था क्योंकि मेरा ये फर्स्ट चांस है, तो बाकी और जगह कुछ थोड़ा वीक पॉइंट है, तो ठीक है वो